नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं शिक्षा के केंद्रीय अभिकरण की। सेंट्रल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कि केंद्र में शिक्षा के प्रशासन को देखने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां प्रमुखतः जिम्मेदार हैं। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं। पहला है शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री। दूसरा एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तीसरा नीपा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान। चौथा सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कैब, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद AICEE और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। और इसके अतिरिक्त है NCTE जो अध्यापक शिक्षा परिषद है। साथ में हम बात कर लेंगे UGC की भी, उच्च शिक्षा से संबंधित सारे नियम कायदे कानून UGC बनाती है, तो हम उसका भी अध्ययन कर लेंगे। पहला है शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री। देखिए, सन 1901 में सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने देश में मुख्य शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की थी। ये लॉर्ड कर्जन कौन थे? ये वायसराय थे। इन्होंने 1901 में जब ये नियुक्त किया था तो उस समय इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य भी किए थे, और साथ ही इनके नाम से एक बड़ा इवेंट भी जुड़ा हुआ है, बंगाल विभाजन, इन्हीं के समय में हुआ था। फिर 1910 में देश में पहली बार शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इससे पूर्व हमारे देश में एक अलग शिक्षा विभाग नहीं था। 1923 में इस शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य और भूमि विभाग के साथ सम्मिलित कर दिया गया। फिर 1945 में शिक्षा विभाग को पुनः स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। सन 1951 में इसका नाम शिक्षा और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय कर दिया गया। अब देश आजाद हो चुका था, तो आजाद भारत में शिक्षा विभाग को शिक्षा और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय कर दिया गया था। इसके बाद 1986 में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना दिया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे। पुनः 14 अगस्त 2020 को इसे शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। वर्तमान में यह शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता है। इसके दो विभाग हैं। पहला है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग। इस तरह से शिक्षा विभाग अपने सारे कार्यों का संपादन इन दो विभागों के माध्यम से कर रहा है। अब बात करते हैं NCERT की, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। NCERT की स्थापना 1961 में की गई। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाना। यह एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में NCERT कार्य करती है। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? इसके सदस्य होते हैं भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। इनके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि भी NCERT का सदस्य होता है। NCERT के प्रमुख कार्य क्या हैं? प्रारंभिक शिशु कल्याण एवं शिक्षा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को देश में लागू करना,
महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया का पुनः प्रबोधन करना, प्रतिभा खोज, एनटीएससी एग्जाम भी एनसीईआरटी ही संपादित करती है। साथ ही शिक्षक शिक्षा, एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। सेवारत प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण संपादित किया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार, प्रकाशन एवं परामर्श, ये कार्य भी एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में इस संस्था का स्वरूप क्या है? इसकी एक सामान्य परिषद होती है, दूसरी कार्यकारी परिषद होती है और अन्य समितियां। इसके माध्यम से एनसीईआरटी अपने सारे कार्यक्रमों को संचालित करती है। अब है नीपा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन संस्था। इसकी स्थापना 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के अनुसार की गई थी। उस समय इसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था। 10 वर्ष की जब संविदा अवधि समाप्त हो गई तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर इस संस्थान को अपने हाथ में ले लिया। शिक्षा आयोग कौन सा था? जो 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन बना था, तो उसने अनुशंसा की थी कि इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए और इसको सरकार ने फिर इसका नाम नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया। फिर 1979 में सरकार ने इस संस्थान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, जिस नाम से ये आज भी जाना जा रहा है। और यह क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। फिर 2006 में अगस्त में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम न्यूपा कर दिया गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पुनः 2017 में इसे नीपा ही कर दिया गया। नीपा के कौन कौन से विभाग हैं जिनके माध्यम से यह देश में अपने कार्यों को संचालित करे? वह है शिक्षा नीति विभाग, शैक्षिक योजना विभाग, शैक्षिक प्रशासन विभाग, विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, समेकित शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग, शिक्षा आधार विभाग व राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के फेलो। इनके माध्यम से यह सारे देश में अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1921 में देश में एक बोर्ड स्थापित किया गया था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना। 1952 में इस बोर्ड के संविधान को संशोधित किया गया और इसका नाम सीबीएसई कर दिया गया। सीबीएसई करने के साथ ही इसका क्षेत्राधिकार भी बढ़ा दिया गया। 3 नवंबर 1962 में इस बोर्ड का पुनः पुनर्गठन किया गया और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? मुख्यतः सीबीएसई का उद्देश्य ये था कि उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे और उन्हें ट्रांसफर के समय एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। जब ये ट्रांसफर होता था तो इनके बच्चों को शिक्षा के लिए दिक्कतें होती थी। एक राज्य में दूसरा बोर्ड है, ट्रांसफर हुआ दूसरे राज्य में, वहां दूसरा बोर्ड है, तो दिक्कतें आती थी। इसलिए 62 में ये किया गया कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो उनका बोर्ड भी वही रहेगा और उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो वर्तमान में यह बोर्ड शिक्षा के स्तर को, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने,
पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण विधि और मूल्यांकन में सुधार कर रहा है और निरंतर जो है एक पेस मेकिंग बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा है। अब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल कैब शिक्षा संबंधी मामलों में प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के लिए कैब की स्थापना 1921 में की गई थी। यह शैक्षिक मंडल मंत्रालय की सभी क्रियाओं की महत्वपूर्ण धुरी है और इसके चारों ओर सभी शैक्षिक कार्यक्रम फैले हुए हैं। इसका संगठन, इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता इसका सदस्य होता है। भारत सरकार द्वारा मनोनीत 15 सदस्य, जिनमें की 4 स्त्रियां हो, ये भी इसकी सदस्य होती हैं। संसद के 5 सदस्य, 2 राज्यसभा से व 3 लोकसभा से। भारत सरकार के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों में अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा चुने गए 2 सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद के 2 सदस्य। प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जो कि मंडल का सचिव होता है और इस बोर्ड द्वारा प्रमुखतः निम्नलिखित 5 समितियों के निर्माण एवं प्रशासनिक मामलों पर परामर्श दिया जाता है। वो कौन कौन से? प्राथमिक और बेसिक शिक्षा समिति, इसके माध्यम से यह राज्य सरकारों को प्राथमिक और बेसिक शिक्षा के संबंधित सुझाव देती है। माध्यमिक शिक्षा समिति जो माध्यमिक के सुझाव देगी। उच्च शिक्षा समिति उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव हेतु। समाज शिक्षा समिति सामाजिक मामलों में सुझाव देती है। और सामान्य कार्यों से संबंधित समिति। इस मंडल की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होती है। तो ये मंडल जो है संपूर्ण भारत में राज्यों को शिक्षा के लिए सलाह प्रदान करता है। अगला है अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद, AICTE। इसकी स्थापना शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय द्वारा 1957 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कदम उठाना, जो भी संभव कदम हो सकते हैं वो उठाना इसका कार्य था। इस परिषद का जो संगठन है वह नीचे दिए गई संस्थाओं से भेजे गए सदस्यों द्वारा बनाया जाता है। इसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का एक प्रतिनिधि भी इसका सदस्य होता है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं और प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रतिनिधि। बेसिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों और बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित शिक्षा विशेषज्ञ भी इसका सदस्य होता है। अगला है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, AICSE। इसकी स्थापना 1955 में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार करने, विकास करने और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निराकरण हेतु की गई थी। भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता इस परिषद का सभापति होता है। सभापति के अतिरिक्त इसमें 22 अन्य सदस्य होते हैं। अनेक सदस्यों के मध्य शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि, UGC का भी प्रतिनिधि इसका सदस्य होता है। अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद का प्रतिनिधि प्रमुख रूप से इसका कार्य करते हैं। इस परिषद के कार्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है
परामर्श संबंधी कार्य प्रदान करना। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी कार्य देना। परिषद की निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य, ये निम्न दो प्रमुख कार्य परिषद करती है। एक, केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकार को माध्यमिक शिक्षा का विकास करने और उसमें सुधार हेतु आवश्यक सलाह देना, परामर्श देना। दूसरा, शिक्षा के विभिन्न पक्षों का परीक्षण और मूल्यांकन करके शैक्षिक योजनाओं को क्रियान्वित करना। अब है एनसीटी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। एनसीटी, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 का जो एनसीटी था उसे 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के अधीन 73वें संविधान संशोधन के बाद 17 अगस्त 1995 में संवैधानिक निकाय बना दिया गया। अब ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 1995 से। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजन करना, विकास करना और साथ ही शिक्षक शिक्षा के लिए नियम बनाना, मानकों व स्तरों का उचित संरक्षण करना। एनसीटी के सदस्य कौन होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव, ये 4 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। भारत सरकार के शिक्षा विभाग का सचिव, यूजीसी का सचिव, एनसीईआरटी का निदेशक, भारत सरकार के शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के 4 एक्सपर्ट, भारत सरकार द्वारा मनोनीत राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। अब एनसीटी की जो क्षेत्रीय समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर, 4 समितियां हैं। 4 समितियों में एक है भुवनेश्वर में, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल में, उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर में और दक्षिणी क्षेत्रीय समिति बेंगलुरु में। इसके अतिरिक्त इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। एनसीटी के कार्य क्या है? शिक्षक शिक्षा से संबंधित नियम कानून बनाना, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान व शोध करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना, शिक्षकों की नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता व पात्रता हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्र व प्रांत तथा यूजीसी को सलाह देना। इसके साथ ही यह एनसीईआरटी और यूजीसी के साथ मिलकर कार्य करती है। अब है यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 की सिफारिश के बाद 1945 में यूजीसी की स्थापना की गई थी, किंतु देश में 1956 में जब भारत आजाद हुआ तो संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जिसके तहत यूजीसी को एक स्वतंत्र संस्थान बनाया गया है। अतः जब आता है कि यूजीसी की स्थापना कब की गई तो 1956 ही है, क्योंकि उससे पहले ये एक गठित किया गया निकाय था। इसकी स्थापना उच्च शिक्षा में सुधार और नियंत्रण के उद्देश्य से की गई। यूजीसी के प्रमुख कार्य क्या हैं? विश्वविद्यालय को अनुदान व मान्यता प्रदान करना, विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देना, विश्वविद्यालयों के व्यय की देखरेख करना और देश में नए विश्वविद्यालय के निर्माण की अनुमति, मान्यता व जांच करना, उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु भारत सरकार को सलाह देना, विश्वविद्यालय में जो शोध है, शिक्षक और परीक्षा हेतु मानकों का निर्धारण करना, विश्वविद्यालय से परीक्षाओं, पाठ्यक्रम, शोध कार्यों आदि के संबंध में सूचना प्राप्त करना। वो ये भी सूचना प्राप्त करता है कि आपके यहाँ परीक्षाएं कब हो रही, आपका पाठ्यक्रम कैसा है, आपके यहाँ कैसी रिसर्च हुई है, कितनी हुई है, ये भी मांगता है। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जांच करवाना इसका कार्य है, साथ ही उन पर नजर रखना। तो धन्यवाद। इस तरह से हमने केंद्रीय
एजेंसियों की बारे में अध्ययन किया।